रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम खास मुलाकात। इस बार हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं जाने माने साहित्यकार लेखक डॉक्टर रामशरण गौड़ जी से, जो दिल्ली हिंदी अकादमी के सचिव भी रहे और इस समय दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के चेयरमैन भी हैं। मैं अपने स्टूडियो में डॉक्टर रामशरण गौड़ जी का स्वागत करता हूं। नमस्कार गौड़ साहब। नमस्कार गौड़ साहब, मैं जानना चाहूंगा कि आपकी जीवन यात्रा कैसे, किस कस्बे से शुरू हुई और किस तरीके की परिस्थितियां उस समय शिक्षा में आपके सामने आई थी, ये हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिएगा। मेरा जन्म जिला अलीगढ़ के अंडला नामक गांव में हुआ था, जी जो कि खैर अलीगढ़ रोड के बीच में स्थित है। जी। यहीं से मेरी 12वीं तक शिक्षा हुई। हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल भी है और मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज भी है, तो इंटर तक वहाँ पढ़ा जी। फिर मैं दिल्ली आ गया और दिल्ली में मैंने पंजाब विश्वविद्यालय से, जी उस समय सीधे पढ़ने की कोई सुविधा नहीं थी जी। कॉरेस्पॉन्डेंस स्कूल भी बाद में बने। हाँ तो मैंने प्रभाकर के माध्यम से जी स्नातक की परीक्षा पंजाब विश्वविद्यालय से प्राप्त की। जी। इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी एमए किया। हाँ और पीएचडी भी मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से आधुनिक कृष्ण काव्य में जी। पौराणिक आख्यान विषय पर की। अच्छा। इसके साथ ही मैंने बाद में पत्राचार से राजस्थान विश्वविद्यालय से जी समाज शास्त्र की उपाधि भी प्राप्त की और पत्रकारिता का स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी प्राप्त किया। जी जी जी। जो मेरे जीवन का व्यवसायिक आरंभ है जी। वह समाज कल्याण विभाग से प्रारंभ हुआ। मेरी रुचि प्रारंभ से ही जी समाज सेवा, जी सांस्कृतिक और साहित्यिक सेवा में थी और प्रारंभ से ही मैं कुछ न कुछ लेख लिखता रहता था जी, जो पत्रिकाओं में छपते थे। हिंदुस्तान में भी छपे लेख और दूसरी पत्रिकाओं में भी छपे जी। तो मेरा रुझान साहित्यिकता की तरफ ज्यादा रहा। तो मैं इसके साथ, लेकिन समाज विभाग में भी मेरे पास जी कल्याण अधिकारी, जी, दहेज उन्मूलन अधिकारी, समाधान एवं मार्गदर्शन अधिकारी, उप निरीक्षक महिला कल्याण और उसके साथ कार्यक्रम अधिकारी, जिसे एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी कहना चाहिए जी, ICDS समेकित बाल विकास योजना का उत्तरदायित्व भी कार्य भी मैंने किया। 2 साल तक मैं उसका अधिकारी रहा, प्रभारी रहा। दिल्ली में कम से कम 3,500 के लगभग उस समय ICDS के केंद्र से आंगनवाड़ी वर्कर जिनको कहते हैं और 10-12 हजार सारे कार्यकर्ता से अंतर्गत उसका उत्तरदायित्व रहा। जी जी जी। क्योंकि मैं समाज कार्य के साथ साथ जी पढ़ने लिखने में भी मेरी ज्यादा रुचि थी, लिखता रहता था। आज मैंने लगभग 30 ग्रंथ लिखे हैं साहित्य, जी, जिनमें उपन्यास भी हैं, 4 उपन्यास हैं जी, कोर्स ज्यादा हैं क्योंकि वह कोर्स भी ऐसे हैं कि जो हमारे हिंदी का अध्ययन, साहित्य का अध्ययन करने वाले लोगों के लिए लाभदायी हो, वह दृष्टि मेरी गई थी। क्योंकि जब PhD वगैरह या MPhil
विद्यार्थी करते हैं तो खोजते हैं कि कौन कौन से विषय पर पीएचडी हो चुकी है, एमफिल में कौन कौन से डिसर्टेशन बन चुके हैं। जी जी जी। तो इन कोर्सों में जैसे समीक्षा कोर्स है, कौन कौन सी कितनी कितनी समीक्षाएं हैं। जी जी। इसी तरह से उसमें छायावाद में कितना काम हुआ है, छायावाद कोर्स है। और मध्यकालीन समीक्षा कोर्स है, जिसमें मध्यकाल के जिसमें भी लेखक हुए हैं उन पर कितना कार्य हुआ है जी, वो मैंने बनाया। अच्छा, एमए में जी सभी विश्वविद्यालय में हिंदी विषय को में जी ज्यादातर पहले ब्रज साहित्य के लेखक कवि लगे हुए थे। कवि हैं जैसे सूरदास हैं, नंददास हैं जी। उसमें भी जो खड़ी बोली का प्रभाव ज्यादा बढ़ रहा था तो ब्रज भाषा को पढ़ाने में कठिनाई आती थी, तो हमने एक ब्रज भाषा कोर्स भी बनाया। अच्छा। हाँ, इसमें डॉक्टर सुधींद्र कुमार थे, देखिए सर उन्होंने भी साथ दिया और वह करीब 750 पृष्ठ का है, ताकि उससे जी ब्रज भाषा के कवियों में पढ़ाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। इसके साथ एक हिंदी साहित्य पूर्व पीठिका कोर्स है जी। हिंदी साहित्य पर कितना प्रभाव है हमारे पुराने ग्रंथों का जी, क्योंकि जो सारे हमारे ग्रंथ आज तक लिखे जा रहे हैं जी, वो पूरे के पूरे हमारी प्राचीन परंपराओं से प्रभावित हैं। मध्यकाल का जितना भी साहित्य है और आधुनिक साहित्य भी महाभारत, रामायण और दूसरे ग्रंथों से कथाएं लेकर के लिखा जा रहा है जी, और लिखा गया। जैसे आधुनिक कृष्ण काव्य भी सारा का सारा यदि कृष्ण की जो लीलाओं पर आधारित है तो महाभारत के बहुत सारे प्रसंग हैं जी, जिसमें जरासंध वध है अनेक इसमें इस प्रकार के उसी तरह से कुब्जा के ऊपर ग्रंथ है। तो इसलिए हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका में सारा का सारा ये दिया गया है कि हिंदी साहित्य को किन किन ग्रंथों ने प्रभावित किया, कहाँ से सामग्री ली गई जी। इसके साथ साथ एक मैंने भारतीय प्राचीन कथा कोश बनाया जी, जो 1200 उसके पृष्ठ हैं, 3 खंडों में है जी। उसकी तरफ मेरी दृष्टि इसलिए गई कि जितने भी आज तक कवि हैं, लेखक हैं, वो हमारे प्राचीन कथाओं को लेकर के, पौराणिक आख्यानों को लेकर के, इतिहास को लेकर के, जिन्हें वो मिथक कहते हैं जी, उसका प्रयोग करते हैं। तो जैसे अज्ञे जी ने लिखा है, बामन जगत शिक्षा 4 नापता जगती का विस्तार। तो ये पाठ्यक्रम में लगा हुआ था। अच्छा। तो एक छात्र ने कहा था जी ये बामन शिक्षा 4 क्या है? वस्तुतः बामन जो अवतार हुए हैं उन्होंने त्रिलोकी को अपने 3 पैरों से ही नाप लिया था पूरा का पूरा। बिल्कुल। तो शिक्षाचार्यता भारत में इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वो सारे की सारे पृथ्वी को क्या सारे भूमंडल को ही उसने अपनी छाया में ले लिया है। तो बामन को उन्होंने एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया था, तो वो बनाया। अच्छा, इसके साथ साथ एक पौराणिक आख्यान कोश, तो हिंदी
काव्य में जैसे रामचरितमानस में बहुत सारी कथाओं का जी प्रसंग आए हैं, बहुत सारे प्रसंग आए हैं। यम यमी और आपके जो बहुत सारी कथाएं हैं, तो उन कथाओं का कोई क्या है, ये कथाएं किस प्रयोग में हुआ है? कुछ तो उसमें अलंकार के रूप में प्रयोग हुई है जी, कहीं दृष्टांत दिए गए हैं उन कथाओं के, तो इसमें किस लिए प्रयोग हुए हैं, ये सारा का सारा पौराणिक आख्यान कोश में दिया गया है। इसी तरह से मैंने पुस्तक लिखी है भारतीय वाङ्मय में कृष्ण कथा। अच्छा। तो जहाँ जहाँ केवल संस्कृत में ही नहीं, संस्कृत, हिंदी, अपभ्रंश कहाँ और जो हमारे ये जैनी हमारे जो हुए हैं जी, हाँ, गुरु जो हमारे मुनि हुए हैं, जैन मुनि, उन्होंने भी बहुत सारे पुराण लिखे हैं। आदि पुराण है, पांडव पुराण है जी। तो इन पुराणों को लेकर के बहुत सारी कथाएं उसमें सम्मिलित हैं। तो उन्होंने किस रूप में इन कथाओं को लिया, तो इसमें सारी की सारी वो दिया गया है कि ये कथाएं पूरी की पूरी किस रूप में प्रयुक्त हुई हैं, वो सारा का सारा इसमें मैंने प्रयास किया है जी। इसी तरह से जीवन मूल्यों, क्योंकि भारत में जीवन मूल्यों का संकट बहुत है और हमारे कवियों ने इन विषयों में इन सब में उनका प्रयोग किया है। तो आधुनिक काल में गीति काव्य लिखने की, जिसे गीत काव्य भी कहते हैं, इसमें जो है बड़ा आपस में विवाद है। कोई कहता है गीति काव्य अलग है, कोई कहता है कि अलग है। तो मैंने उसमें जीवन मूल्यों को लेकर के इस पर काम किया है और उस जीवन मूल्य हमारे यहाँ पर नैतिक मूल्य भी है, सामाजिक मूल्य हैं। जो नैतिक मूल्य है, जो हमारी नीति है भारतीय ऋषि मुनियों ने जो तैयार की थी, जो सिद्ध की है, प्रमाणित की है, उन्हें खोजा है, जीवन मूल्यों को बार बार उन पर मनन किया है, वो शाश्वत होते हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं होता। जैसे परोपकार है जी, ईमानदारी है, दया है, करुणा है जी, इसे आप बदल नहीं सकते। किसी बेईमान आदमी से भी पूछेंगे कि आप ईमानदारी ठीक है कि गलत है, तो वो भी कहेगा भाई ईमानदारी अच्छी है। तो ये हमारे शाश्वत मूल्य हैं जी। लेकिन इसके साथ साथ सामाजिक मूल्य है। सामाजिक मूल्य परिवर्तनशील है। यद्यपि आशा ये की जाती है कि हमारे जो ऋषि मुनियों ने सामाजिक मूल्य जी, उनमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसे सामाजिक सौहार्द है, पारिवारिक सौहार्द है जी, धर्म है, पेंशन है, और इसके साथ साथ जो सुदृढ़ता है हमारे समाज की जी, उसके लिए कुछ मूल्य बनाए थे कि हम दूसरे की सहिष्णुता हो हमारे में, हम दूसरे के बात को सुने, अंतर संवाद हो हम लोगों में। तो इस तरह के मूल्य, सामाजिक मूल्य बनाए थे जी। लेकिन बाद में जो हमारे रीति रिवाज आए, जैसे पर्दा प्रथा हमारे यहाँ पर नहीं थी, बिल्कुल भी वो आ गई जी। तो लोगों ने कहा जी हमारे सामाजिक मूल्य है, जबकि पर्दा प्रथा वगैरह कोई सामाजिक मूल्य नहीं है, परंपराएं हैं, समय के साथ आती रहती है, जाती रहती है। बिल्कुल हाँ, तो सामाजिक मूल्य है, राष्ट्रीय मूल्य है। हमारे यहाँ पर राष्ट्र को लेकर बड़ा विवाद जी हो रहा है। कुछ कह रहे हैं जी राष्ट्र ही नहीं है, और
जो विवाद शुरू किया था अंग्रेजों ने, जब ये राष्ट्र तो हमने बताया कि राष्ट्र क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पूरा का पूरा अस्थित पर शाम दिश देवता आत्माएं है जी। पूर्वा पढ़ तो वेद में दिएगा, यह स्थित प्रत्यज्ञान एवं गंध जी। ये कालिदास ने लिखा है। ये उन पर जो है शिव के ऊपर जो ग्रंथ है हमारा जी, नाम में थोड़ा सा कालिदास में रहा, तो उसमें लिखा है, तो उसमें राष्ट्र की सारी अभिज्ञान शकुंतलम में ना है। अभिज्ञान शकुंतलम नहीं, अभिज्ञान शकुंतलम नहीं है, वो है जिसमें उसका जन्म दिखाया है जी जी कार्तिकेय का। तो मैं अभी बता दूंगा, कोई नहीं। हाँ जी जी, हाँ बताएं। तो हाँ, अच्छा, फिर अनेक स्थानों पर राष्ट्र शब्द बनता है, और हमारे यहाँ की तो राष्ट्र की परिकल्पना जो की गई है, वासुदेव शरण जुड़ाल हुए हैं, बहुत बड़े सांस्कृतिक संस्कृति निष्ठ उन्होंने काम किया है जीवन में। जी जी जी। उन्होंने राष्ट्र के 3 तत्व बताए। एक तो मनुष्य है, उसमें सबसे पहला जी, दूसरा है भूमि, तीसरा है संस्कृति। तो ये तीनों को तीनों मिलकर के राष्ट्र बनता है। तो हमारे यहाँ की जो संस्कृति है वो विश्व में विकसन का मार्गदर्शन उसने किया। वो इस आधार पर राष्ट्रीय मूल्य हैं हमारे। क्या क्या राष्ट्रीय मूल्य है? देशभक्ति होनी चाहिए, देश के प्रति समर्पण होना चाहिए, हमारी भाषा के प्रति, अपनी भाषा के प्रति अस्मिता होनी चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे प्राचीन महापुरुष हुए हैं जी, हमारे प्राचीन स्थान हैं, कोणार्क का मंदिर है, रामेश्वरम का मंदिर है जी, और केदारनाथ है, वो सारे के सारे हमारे यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग पूरे के पूरे प्रसिद्ध हैं। उनके पीछे पीछे पूरा का पूरा इतिहास है जी, कम से कम 2,500-3 हजार वर्ष से पहले का। तो ये जो हमारी संस्कृति है, संस्कृति ही राष्ट्र का स्वरूप होता है, उसे नकारना संभव नहीं होता है। इसके साथ साथ कला मूल्य है। जैसे हमारे यहाँ पर जितना काम स्थापत्य कला और शिल्प कला में हुआ है जी, कहीं पर भी नहीं हुआ। बिल्कुल। आप कोणार्क मंदिर को देखिए, मीनाक्षी मंदिर को देखिए, मीनाक्षी मंदिर का किस तरह से निर्माण किया गया। वास्तुकला के ये उदाहरण है अपने आप में। हाँ, सुचिंदर मंदिर है जी, जहाँ पर वायु के साथ ही आवाजें निकलती हैं। ये किस तरह से उन्होंने बनाया है? शिल्प कला की दृष्टि से जी, वास्तुकला की दृष्टि से और स्थापत्य कला की दृष्टि से ये जो हमारे यहाँ काम हुआ है, ये जो शिल्प कला है हमारे यहाँ पर मूल्य है। बिल्कुल। वस्त्र बनाए जाते थे, वस्त्र भी इतने बनाए जाते थे और हर तरह के वस्त्र तैयार किए जाते थे। अपने आकर के जब बाद में विदेशी लोग आए तो उन्होंने सारा का सारा हमारे सारा खेल बिगाड़ दिया, परेशानी बढ़ा दी। तो राष्ट्रीय कला मूल्य है। तो ये इस तरह से इन पर भी हम लोगों को ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि देश को जब तक अपनी आत्मनिर्भरता, अपनी संस्कृति के प्रति मोह नहीं होगा कि हम क्या थे क्या हो गए, जैसे कि मैथिली गुप्त ने लिखा है जी, हाँ, उस पर जब तक हम विचार नहीं करते हैं जी, तब तक हम अपने उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकते। मैं एक चीज पूछना चाह रहा सर, एक चीज पूछना चाह रहा था। आपने इतना बढ़िया विस्तार से बताया।
आपको इस दौरान, जो आपने इस दौरान काम किया है, आपको बड़े बड़े अच्छे लेखकों और कवियों से मिलना हुआ होगा। उस दौरान का कोई संस्मरण बताइए, जब कोई बड़े वरिष्ठ कवि जो जाने माने हैं और लेखक से आपका परिचय हुआ और आपसे मिलना हुआ, उस समय कोई संस्मरण हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए। जी। हाँ, ऐसा है कि मैं महादेवी वर्मा जी से भी मिला हूँ। हाँ। और उनसे मिलना वास्तव में जी हमारा भारत का सौभाग्य था कि ऐसी कवियत्री देश को दी थी। किसी तरह का कोई दुराव नहीं, कोई किसी तरह का अहंकार नहीं, बहुत ही सरल जी। और वो भी हम दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर मिले थे। वो आ रही थी अपरेंडिया से, हमें पता लगा था, तो हम उनसे मिलने गए थे बातचीत करने के लिए। तो बड़े ही उन्होंने अपनी दृष्टि से बैठ करके वहीं बैठ गई प्लेटफार्म पर और हमारे को बताया कि आप लोग काम करिए, देश के लिए लिखिए, अच्छा लिखिए, जिसे लोग पढ़े। अच्छा, मेरी मुलाकात जो है रामधारी सिंह दिनकर जी से भी हुई थी। वो एक कवि सम्मेलन में आए थे लाल किले का। अच्छा, लाल में जब हिंदी अकादमी का सचिव था जी, तो मैंने हिंदी का कवि सम्मेलन 10 वर्ष कराया वहाँ पर। लेकिन मेरे से पहले आए थे जो दिल्ली हिंदी साहित्य सम्मेलन कराता था उस समय, कवि सम्मेलन जी, और मैं दिल्ली हिंदी सम्मेलन का उपाध्यक्ष रहा हूँ और परामर्शदाता हूँ। तो शुरू से ही हिंदी के प्रति जी एक समर्पण रहा है, तो मुझे बुलाते थे जब भी हिंदी सम्मेलन कवि सम्मेलन होता था, तो वो आए थे, तब बात हुई थी उनसे। तो उनसे भी बहुत प्रभावित हुआ है। तो मतलब बड़े ही कहना चाहिए सरलता सहज भाव से उन्होंने बात की थी। सोहनलाल द्विवेदी जी, डॉक्टर सोहनलाल द्विवेदी एक अम्बाला में साहित्यकारों का सम्मेलन हुआ था जी, उसमें गए थे और उस सम्मेलन में मैं भी गया था। वो राष्ट्रवादी कवि थे, तो उनसे भी बातचीत हुई और उनका मार्गदर्शन यही था कि राष्ट्र के प्रति हम लोगों का पूरा समर्पण होना चाहिए, चाहे लेखन की दृष्टि से हो, चाहे कार्य की दृष्टि से हो, जहाँ आप काम कर रहे हो वहाँ उस तरह से काम करिए कि आप राष्ट्र का काम कर रहे हैं जी। तो उस समय भ्रष्टाचार के केस भी आने शुरू हो गए थे। शुरू से ही 1947 ही प्रारंभ हो गया था, तो उससे भी वो संतुष्ट नहीं थे। तो वो भी जो है जीवन मूल्यों में बहुत विश्वास रखते थे, मानव मूल्यों में बहुत विश्वास रखते थे। और हमारे देश के राष्ट्र कवि भी हुए, वो अंतिम राष्ट्र कवि थे। इसके बाद कोई राष्ट्र कवि देश का नहीं हुआ। पहले मैथिली शरण गुप्त हुए, फिर दिनकर हुए, फिर सोहनलाल द्विवेदी जी जी जी। राष्ट्रभाषा ही समाप्त हो गई तो राष्ट्र कवि भी कोई नहीं हुआ। तो मैंने जो है दिल्ली हिंदी अकादमी के अंतर्गत रहकर के जो कार्य किए जी, उसमें के बारे में मैं बताना चाहूंगा जी। उस समय हिंदी कंप्यूटर का कोई भी तो दिल्ली के अंदर केंद्र नहीं था। तो सबसे पहले हमने हिंदी कंप्यूटर का पाठ्यक्रम शुरू कराया। अच्छा, हाँ जी। तो हिंदी कंप्यूटर का इसके साथ साथ टंकण टाइपिंग जो 2-3 जो हमारे सत्र थे उनके सारे विद्यार्थी जी वो सारे लग गए।
क्योंकि उस समय हिंदी में ज्यादातर पत्रकारों के पास, पत्रों के पास और दूसरा प्रकाशनों के पास ये प्रारंभ हुआ और उनको काम मिलता चला गया। तो हमने किस तरह से बच्चों को हिंदी का व्यवसाय मिले। जी। अच्छा, इसके बाद प्रूफ रीडिंग का भी हमने चलाया, क्योंकि प्रूफ रीडिंग की बड़ी समस्या थी। तो शैक्षिक रूप से वो काम कर सकते थे। हाँ। और हाँ, ऐसे प्रकाशक हैं या पत्रकार समाचार पत्र हैं, उस समय प्रूफ रीडिंग की आवश्यकता पड़ती है। तो उस समय अलग से व्यवसाय के रूप में अपना वो काम कर सकते थे। और इसके साथ साथ ये अनुवाद का हमने पाठ्यक्रम चलाया और उसकी मान्यता माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय भोपाल से ली, उन्हें मान्यता प्रदान की। इसके साथ साथ पत्रकारिता का भी हमने कार्यक्रम चलाया, वो भी मान्यता प्राप्त था। और जो हिंदी साहित्य और हिंदी माध्यम से आईएएस की परीक्षा देना चाहते थे जी, उनके लिए भी पाठ्यक्रम चलाया। और उसमें आईएएस की तैयारी वाले विद्यार्थी हमारे पास आते थे जी। लेकिन एक तो ये है कि उनका समय बड़ा, आईएएस के विद्यार्थियों के पास समय बड़ा कम होता है। और ये हमारा केंद्र था पदम नगर में, जो जी जुड़ा हुआ नहीं था यातायात से बहुत ज्यादा। और एक समस्या ये थी कि बाहर से हम लोगों को बुला करके एक्सपर्ट को उनसे पढ़वाते थे, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे आपका सामान्य विज्ञान हो, ये सारी जनरल नॉलेज उनके द्वारा पढ़ाई जाती थी। जी। और हिंदी निबंध उस समय जो था वो ज्यादा नंबर का था, अलग से एक पेपर होता था हिंदी निबंध का, वो पढ़ाने के लिए। तो कई बार ऐसा होता था कि वो हमारे जो रिसोर्स पर्सन है जिनको हम बुलाते थे वो आ नहीं पाते थे, तो क्लास लेना मुश्किल हो जाता था। तो उसकी वजह से वो पाठ्यक्रम बाद में बंद हो गया। हमने निराला से यद्यपि एक बार ही मैंने उनके दर्शन किए थे, लेकिन कोई विशेष उनसे नहीं बात हो पाई थी। इलाहाबाद में गया था मैं, इन लोगों को देखा, प्रणाम किया। तो ये महान व्यक्ति थे। तो इनसे बस यही सीखा कि आदमी निष्ठा के साथ हिंदी की सेवा करता रहे। बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं नोएडा के सूर्या संस्थान के साथ जुड़ा हुआ हूँ। हाँ, बिल्कुल। यहाँ का उपाध्यक्ष हूँ जी। यहाँ पर कंप्यूटर सिखाया जाता है जो जरूरतमंद लड़कियां हैं, विशेष रूप से जो अल्प आय वर्ग की बालिकाएं, उनको हम प्रशिक्षण देते हैं। लेकिन इसके साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम भी चलते हैं। तो हमने जो भारतीय भाषाएं हैं जी, भारतीय भाषाओं को लेकर के से दिल्ली में तो कार्यक्रम कराए ही, लेकिन दिल्ली से बाहर कार्यक्रम कराए ताकि आपकी एक दूसरे की भाषा को समझने के लिए अवसर मिले। गुवाहाटी में कराया कार्यक्रम जी। इसके साथ साथ अंडमान निकोबार में हमने सामाजिक मूल्यों में की जो भाषाएं वहाँ पर चलती हैं, प्रचलित हैं, भाषी लोग हैं, हिंदी भाषी लोग हैं, कन्नड़ भाषी लोग हैं। तो इनकी उसमें साहित्य में और हिंदी साहित्य में क्या क्या सामाजिक मूल्य हैं, क्योंकि सभी जो बड़े लेखक या जितने भी बड़े कवि हैं जी,
वो बिना मूल्य बिना संदेश के आगे नहीं चल सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर प्रोफेसर विजयेंद्र स्नातक हुए हैं जी, जिनके बड़े लेखक और आचार्य हुए हैं, और उन्होंने इस स्थान पर कहा था कि जिसमें कोई मूल्य नहीं हो वो साहित्य नहीं होता है, कोई संदेश नहीं होता। जी बिल्कुल, उसमें वो साहित्य नहीं होता। तो उस साहित्य के संदेश को देने के लिए जी मूल्य है हमारे जीवन के, किस तरह का व्यक्ति बनना चाहिए, कैसे हमारा समाज होना चाहिए, जी 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 जी, मानव की श्रेष्ठता किस आधार पर आगे बढ़ाई जानी चाहिए, इसमें एकत्व की भावना कैसे होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। सारे हमारे जो बड़े कवि हुए हैं जी, उन्होंने सब बात को किसी न किसी रूप में कहा है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। तो इसलिए उसके संदर्भ में भी जी हमने कार्य किया। तो गुवाहाटी में भी, और इसके साथ साथ गुवाहाटी के साथ साथ हमने शिलांग में कार्यक्रम किया, उधर के लोगों को जोड़ा। जो शिलांग के हैं, नागालैंड के कोहिमा में भी कार्य किया, और इसके साथ साथ मिजोरम विश्वविद्यालय, मिजोरम विश्वविद्यालय, वहाँ पर वो एयर मार्शल, वाइल्ड एयर मार्शल यशपाल जी शायद थोड़ा कम होने लगा है, थे। उन्होंने वहाँ के राज्यपाल थे जी, उन्होंने उसमें बड़ी मदद की हमारी उस कार्यक्रम को करने में, और हमने उनसे इस विषय को जी उठाया कि वहाँ के वो हिंदी का वो तो था वहाँ पर, तो पढ़ाई जाती थी जी, तो हमने उनसे कहा कि हिंदी का विभाग अलग से बनवाइए। एक हमने गोवा में उस समय मृदुला सिन्हा की राज्यपाल वहाँ की, उनके समय हमने एक संस्कृत का भारतीय भाषाओं पर प्रभाव, इस विषय को लेकर के हमने एक संगोष्ठी की जी, और भारतीय भाषाओं के विद्वानों को उसमें बुलाया है गोवा में। उन्होंने बहुत मदद की हमारी जी। और तो हमने वहाँ पर एक प्रश्न उठाया था कि वहाँ के विश्वविद्यालय में संस्कृत विभाग होना चाहिए, संस्कृत पढ़ाई जानी चाहिए, क्योंकि जो कोंकण भाषा है, कोंकण भाषा पर संस्कृत का बहुत प्रभाव है। उनकी शब्दावली सारी कोंकण भाषा संस्कृत से शब्दावली लेकर के बनी है। जी 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 जी। तो उसमें हमें कामयाबी बनी, उन्होंने उसमें प्रयास किया और संस्कृत का विभाग हिंदी विभाग के साथ ही संस्कृत पढ़ाना प्रारंभ हो गया। तो इस दृष्टि से कैसे लोगों में परिवर्तन, कैसे लोगों को समझाया जाए, क्यों बगैर संवाद के जब तक अंतर संवाद नहीं होता है। बिल्कुल। चेन्नई में भी हमने कार्यक्रम किया, कन्याकुमारी में भी किया, जी, के साथ तिरुवनंतपुरम में भी किया और मदुरई में भी किया। और लोग वहाँ पर हिंदी के प्रति वो बहुत समर्पण रखते हैं, इच्छा है उनकी हिंदी पढ़ाई जाए, लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से ये सारा हिंदी के तमिलनाडु में हिंदी सब जानते हैं, सब बोलते हैं, हमने पूरा भारत घूमा है। जी जी, हिंदी के प्रति तो लगाव है, क्योंकि हिंदी के माध्यम से कहीं भी आप चले जाइए, किसी भी क्षेत्र में नौकरी मिल सकती है। यह प्रश्न हमारे सामने था नागालैंड में। जी। नागालैंड में कुलपति थे गौरी शंकर शर्मा जी।
तो वो ये चाहते थे कि इस विभाग में जी हिंदी नहीं, इस विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाए, ऐसा भी पढ़ाई जानी चाहिए। तो एक मेरे को बुलाया था, एक विद्वान थे बम्बई के, 2 लोग हम गए थे। तो वहाँ पर जो एक नेता टाइप व्यक्ति होते हैं वो बच्चों को बहका रहे थे, नहीं इससे नाश हो जाएगा, और फिर हमारे पर हिंदी थोपना चाहते हैं, हमारी भाषा को खत्म करेंगे। तो मैंने उन कुलपति से कहा कि आप हमारी बच्चों से अलग से बात कराइए, जो हिंदी को समझ सके, उनको बता सके। तो हमने उनको बताया कि भाई आप देखो, केवल आप यहाँ तक सीमित नहीं रह सकते, यहाँ कितनी नौकरियां हैं नागालैंड में, बिल्कुल कितने लोगों को नौकरी मिल जाएगी। अपना छोटा मोटा काम करिए जो करते चले आ रहे कुटीर उद्योगों का जी। यदि आप जो शासन में जाना चाहते हैं, सरकारी नौकरी करना चाहते हैं, आप हिंदी पढ़ करके यहाँ से भी बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल आप भी नौकरी कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश में कर सकते हैं, बिहार में कर सकते हैं, जी 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 जी, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार में कर सकते हैं। तो बिहार आपके पास पड़ता है, गुवाहाटी आपके पास पड़ती है, असम, यद्यपि वहाँ असमिया है, लेकिन हिंदी भाषी लोगों की ज्यादा आवश्यकता है, हिंदी विभाग बने हुए हैं। तो बच्चों की समझ में आया, तो गौरी शंकर जी का मेरे पास बहुत दिन के बाद हुआ कि वो हम कामयाब हो गए और यहाँ हिंदी पढ़ना शुरू हो गया। बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी है सर। रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM पर अपने विचार आपने अब तक जो सृजन किया, जो हिंदी के क्षेत्र में पूरे देश भर में जो काम किया है, आपने हमारे श्रोताओं के साथ ये जानकारी शेयर की है। और एक समय की लिमिट है और उसके आधार पर हम अपनी वार्ता समाप्त करते हैं। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे जाने माने लेखक व साहित्यकार डॉक्टर रामशरण गौड़ जी को, जो दिल्ली हिंदी अकादमी के सचिव के रूप में काम कर चुके थे, उपाध्यक्ष भी रहे, और नोएडा में सूर्य संस्थान के वो इस समय प्रमुख कर्ता धर्ता हैं। उन्होंने किस तरह से हिंदी के क्षेत्र में काम किया, कितने बड़े जाने माने राष्ट्रीय कवियों से मुलाकात की, वो सारे संस्मरण आपके साथ शेयर किए। ऐसे लोगों के साथ मैं आपको और भी भविष्य में होने वाले कार्यक्रम में जोड़ता रहूंगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज। धन्यवाद।